क्या होता है, ये नियम, वो वर्ब, ये सेकंड फॉर्म, ये फलाना, ये क्या है, ये व्याकरण के नियम आपने लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम में सीखे। अर्जन में नियम की जरूरत नहीं होती, आप नेचुरली बोलते हैं। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, ये भी आपको भाषा अधिगम में ही होता है। बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, पढ़ने के अवसर दिए जाएं, ये भी भाषा अधिगम में होगा। मतलब जब आपने अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग सीखी थी, जो भी आपके घर में बोली जाती है, कौन सा आपने अनुवाद करना सिखाया था, कोई ट्रांसलेशन, किसने आपको पढ़ना सिखाया था, किसने व्याकरण सिखाई थी, आपने नेचुरली बोलना सीख लिया था जस्ट बिकॉज एनवायरमेंट था उस चीज को लेकर के। तो पहला ऑप्शन यहां सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट है जो टेक्स्ट बुक के बारे में सही है। टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन एक आता ही है, हमेशा सालों साल से टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन आता ही रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, किताब है आपकी भाषा की, उसके बारे में सही क्या है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, यानी पाठ्य पुस्तक की अपनी एक जगह है और उसको कोई और नहीं ले सकता। तो कोई कंपटीशन चल रहा है पाठ्य पुस्तक का, पता नहीं, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, यानी स्टूडेंट और टीचर के लिए एकमात्र रिसोर्स है, वो क्या है, टेक्स्ट बुक। क्यों भाई, ब्लैक बोर्ड भी है, एग्जाम्पल्स भी हैं, एनवायरमेंट भी है, पेपर भी हैं, यानी रिसर्च पेपर या 70 चीजें हो सकती हैं, शीट्स लेके जा सकते हैं आप। आज की डेट में तो आप कंप्यूटर से लेकर के दुनिया भर की चीजें, प्रिंट आउट्स लेके जा सकते हैं। क्या पाठ्य पुस्तक एकमात्र रिसोर्स है? नहीं, पाठ्य पुस्तक कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है। एनसीएफ आपका यही कहता है, एकमात्र संसाधन नहीं है, सर्वोसर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, यह है पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, यानी जो आपका करिकुलम है, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या होता है, सिलेबस। सिलेबस जस्ट एक पार्ट है करिकुलम का। करिकुलम में यानी पाठ्यचर्या में सारी गतिविधि आ जाती है जो भी स्कूल में बच्चा कदम रखने से लेकर के बाहर निकलने तक करता है। तो यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, यानी जो करिकुलम में ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं, जो उद्देश्य बनाए गए हैं कि भैया तीसरी क्लास के बच्चे को ये आ जाना चाहिए, जो आपका निपुण भारत मिशन है या FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बेसिक कितना तो आना चाहिए। तो वो पाठ्य पुस्तक उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है कि भाषा कौशल सीखेगा बच्चे का, जो शब्द भंडार है वो बेहतर होगा। हाँ सही है बात। फिर भी बाकी के ऑप्शन देखेंगे, फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, यानी एजुकेशनल एक्टिविटी को लेकर के एक प्लान है, नहीं, एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम जो पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और वन ऑफ द रिसोर्स है। ठीक है ना तनु, वन ऑफ द रिसोर्स है, कई सारे संसाधनों में से एक संसाधन है पाठ्यचर्या, नहीं तो बहुत तरीके हैं सिखाने के। तो सब कुछ नहीं है पाठ्यचर्या, और बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ज्यादा चित्र वगैरह उसमें होने चाहिए, जो अभी नई NCERT चेंज हुई है, यही सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि ज्यादा वो एक्टिविटी बेस्ड हो, उसको देख करके थोड़ा मतलब मन करे बच्चे का, इंटरैक्टिव हो, बात करे उससे। बहुत ज्यादा भारी भाषा ऐसी ना हो कि बहुत ही मुश्किल क्लिष्ट भाषा है, आसान भाषा हो बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, यानी क्लास 5 के आप एक टीचर हैं। बात सही है? आपने क्या कह रहे हो, बन जाए जल्दी तो मजा ही आ जाए, बिल्कुल बनेंगे। देखिए, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है, यानी जो भी आपका टेक्स्ट बुक मटेरियल है वो आप अच्छे से पढ़ें, आपने ही कहा है बच्चे को। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रख के, भैया आप कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रख रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कही जा रही है, किस संदर्भ में क्या प्रसंग है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं कि पाठ में ये बात कहां कही गई थी और इसका क्या मतलब है। उस पार्ट से फिर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी ये जो प्रक्रिया है इसके माध्यम से आप किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये किस तरह का आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो ध्यान से पढ़े और प्रसंग में जवाब दे पाए। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है गहन पठन है, ये विस्तृत पठन है, बारीकी से पठन है, या सरसरी तौर पर पठन है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं इसको, किसमें, इंग्लिश में, और हिंदी में इसको गहन पठन कहते हैं। गहन पठन है और ये क्लासरूम में होता है। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है यानी विस्तृत पठन जिसको हम कह देते हैं, वो बच्चा अपने घर पे भी आराम से पढ़ के अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकता है, लेकिन गहन पठन क्लासरूम में होता है और जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे। तो जब क्लासरूम की बात आ जाएगी तो इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं गहन पठन को, सिंपल एज दैट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है,
यानी क्या है, विशिष्ट सूचना, कोई स्पेसिफिक डिटेल है जो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर से निकालनी है। तो उद्देश्य क्या है कि कोई डिटेल निकालनी है, ठीक से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डैशबोर्ड है। मूल्यांकन परक है, वैश्विक है, स्थानीय है या निष्कर्षात्मक है। देखिए निष्कर्ष निकालने को कहा गया है यहाँ पे नहीं, तो फिर क्यों होगा, कंक्लूजन तो कोई ड्रॉ नहीं कर रहे हम, है ना। फिर क्या है, कोई कह रहा है मैम हम निशा से पढ़ेंगे, चलो आ जाओ देखिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन परक, यानी इवेल्युएट करने की बात हो रही है, कुछ जज करने की बात हो रही है नहीं। तो वैश्विक, कोई दुनियादारी की बात हो रही है नहीं। स्थानीय पठन कहते हैं इसको, स्थानीय बोध कहते हैं, सॉरी। स्थानीय बोध क्या है, जिस चीज के बारे में, जो भी लोकल नॉलेज एक तरह से, जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक विशिष्ट सामग्री है वो दिया गया, उसमें क्या लिखा है, तो वो वहां पे स्थान हो गया, वो एक लोकल कॉन्टेक्स्ट हो गया जहां से आपको डेटा निकाल करके देना है, तो इसको स्थानीय बोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये कहता है व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, यानी आप पढ़ा रहे हैं ग्रामर, अब निगमनात्मक उपागम इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, और इंडक्टिव जो होता है उसको हम क्या कहेंगे मैडम, बताइए, वैसे भी आपसे ही पढ़ना है? वाह शाबाश, वेरी गुड। कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे। मैम माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा आपकी भी वॉइस सुनती है मुझे, मेरी नहीं है ऑडिबल या आपकी नहीं है, फटाफट से बताओ। हाँ सी ऑप्शन, सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं जवाब। प्लीज स्लो डाउन, कितना स्लो पढ़ोगे, कर देंगे और स्लो। और बताओ, देखिएगा इंग्लिश में क्वेश्चंस दो, हिंदी के क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा आपसे एग्जामिनर, कमाल करते हो यार। इंग्लिश ऑप्शंस प्लीज। हिंदी पेडागोजी है, हिंदी शिक्षण शास्त्र कहते हैं इसको, है ना। ये तो मैं आपकी मदद कर दे रही हूँ कि ट्रांसलेट कर रही हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर आपको पता होगा तो आपको दोनों भाषाओं में ही आसानी होगी, ठीक। सी ऑप्शन कह रहे हैं। देखिए व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम, देखिए ग्रामर के लिए ना डिडक्टिव मेथड है, अच्छा माना जाता है ना, ग्रामर टीचिंग के लिए। तो निगमनात्मक उपागम में क्या होता है, यानी डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, एक होती है इंडक्टिव अप्रोच, दूसरी होती है डिडक्टिव अप्रोच, ठीक। अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, तो डिडक्टिव में सबसे पहले रूल सिखाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। इंडक्टिव में जाते हैं, इंडक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं जरा याद करके बता दीजिए, आगमनात्मक विधि, उदाहरण से नियम की ओर। मैं एग्जांपल दे देती हूं आपको, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। तो जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा की पहले आप परिभाषा बताते हैं, है ना, और फिर उसके बाद उदाहरण देते हैं। जब आप क्या करते हैं, निगमनात्मक विधि से पढ़ा रहे हैं, तो जब आप आगमनात्मक विधि से पढ़ाते हैं तो पहले उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या होते हैं, बच्चों बताओ तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट सिटी क्या है, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, फिर वो बताएगा सोनू है, छोले भटूरे फेवरेट फूड है, आगरा मेरी फेवरेट सिटी है। फिर आप बताते हैं कि ये जितने भी उदाहरण आपने दिए हैं, है ना, पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आप डेफिनेशन बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा आगमनात्मक विधि। उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं पहले, बाद में जा रहे हैं नियम की ओर। लेकिन जब आप नियम प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये निगमनात्मक विधि होती है कि पहले आपने परिभाषा लिखवा दी और उसके बाद उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है बात। तो वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, नहीं, इस नियम के अनुसार वास्तविक संप्रेषण नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है, यानी फैक्ट्स जो आपके सामने हैं उससे आगे जाकर के आप अनुमान लगा रहे हैं, इन्फेरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन, व्याख्या करना किसी चीज की, विश्लेषण करना या निष्कर्ष निकालना, बताइएगा। मैराथन कराएंगे भाई, अभी तो पहले क्वेश्चंस कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, फिर कर लेना मैराथन, बता देंगे। देखिएगा, डैश तथ्यों से कहीं आगे जाके, मतलब जो आपके पास फैक्ट्स हैं उनके आगे जाके आपको सोचना है, विचारना है, अपने कुछ विचार उस पर व्यक्त करने हैं, या फिर थिंकिंग प्रोसेस लगा करके कुछ और एक्स्ट्रापोलेट करना है। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो, हिंदी में कहें तो पाठ्य सामग्री का विस्तार, कि आपने बच्चों कहा इस पे सोच के इस कहानी को और आगे बढ़ाओ, इसमें क्या हो सकता है, इसका अंत बदल के देखो। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं, सिर्फ व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, ये सब तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो वो ऑप्शन बेस्ट होता है जिसमें या तो वो बाकियों से बेहतर ऑप्शन हो या फिर बाकी सारे ऑप्शंस उसमें समाहित हो जाएं। ये सिंपल तरीका होता है आंसर निकालने का। तो पाठ्य सामग्री का विस्तार करने वाले प्रश्न एक्स्ट्रापोलेशन कहलाते हैं, कि हम तथ्यों से, फैक्ट्स जो हमारे पास हैं उसके आगे जाकर के अनुमान लगा रहे हैं, अपने एक विचार लगा रहे हैं और कुछ नया निकाल करके ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है, यानी आप मदर टंग को स्पेस ही नहीं दे रहे हैं क्लासरूम में,
जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जिसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा। एक होती है लक्ष्य भाषा, दूसरी हम मदर टंग की बात करते हैं, मातृभाषा। लक्ष्य भाषा वो है जिसे सिखाने का लक्ष्य है, यानी स्कूल में अगर अंग्रेजी सिखानी है